जी। तमिलनाडु में ब्राह्मण का संख्या 3% है। हाँ। आज नहीं है, कल नहीं है, पिछले 100 साल से। इसके 3% से डरे हुए हैं बाकी 97%। हाँ, यस, पढ़ाई लिखाई है, पढ़ाई हाँ। लिखाई में आगे है, पॉलिटिक्स में आगे है, एंड जो IAS IPS में आगे है, परिवार में आगे है। गाना गाओ, नहीं तो पाठक हो, स्कूल हो, हेडमास्टर हो, प्रिंसिपल हो, IAS हो, IPS हो, सारा पंडित जी आगे बढ़ते हैं। हम पहाड़ ओला चल पहाड़ जोला, हम पहाड़ ओला चल पहाड़ जोला, हम पहाड़ ओला चल पहाड़ जोला। जय हिमालय, जय भारत। संसार भर में हिमालय लोग यूट्यूब चैनल देख रहे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे सीनियर जर्नलिस्ट से बात करने जा रहा हूं जो कि भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में देखे जाते हैं, सुने जाते हैं, पढ़े जाते हैं। नाम है आर राजगोपालन। तमिल मूल के हैं और तमिलनाडु में जो ब्राह्मणों के विरोध में जो आंदोलन हुआ था, जिससे तमिलनाडु के ब्राह्मणों को तमिलनाडु छोड़ना पड़ा था, उसके वे भी गवाह हैं, भुक्तभोगी है, पीड़ित है। उस कहानी को कोई नहीं जानता। कश्मीर के ब्राह्मणों को जिस तरीके से अपना घर परिवार छोड़कर भागना पड़ा, तमिलनाडु की ये कहानी भारत के लोग भूल चुके हैं। लेकिन ये भी हुआ है कि तमिलनाडु के जो लोग घर छोड़ गए थे या मजबूर हुए थे, आज वे पूरे विश्व में चमक रहे हैं। चाहे आप नोबेल प्राइज विनर जो भी हैं उनको देखिए, सबसे अधिक तमिलनाडु के भारत की मैं बात करता। यदि आप विश्व भर में बड़ी बड़ी कंपनी के CEO देखेंगे तो तमिल मूल के ब्राह्मण हैं। यदि आप देखेंगे भारत सरकार में भी इतनी विकट परिस्थितियों में भी 2 बड़े नाम तमिल ब्राह्मण के कैबिनेट मंत्री, पत्रकारिता में हर जगह तमिलनाडु के लोग हैं। पूरे भारत में बिखरने से वो ये ठीक है कि अपने घर परिवार को छोड़ने पर मजबूर हुए, लेकिन आज पूरे विश्व में छा रहे हैं। अपनी चमक सूर्य कहीं भी हो चमकेगा ही। ऐसे ही शख्स हैं राजगोपालन जी। राजगोपालन जी IAS सर्विस में भी निकल गए थे, उसमें इंटरव्यू में हालांकि रहे, लेकिन उस समय नौकरी मिलती थी और डिप्टी सेक्रेटरी थे। लेकिन पत्रकारिता का ऐसा जुनून कि वे सरकारी नौकरी छोड़कर पत्रकारिता में आ गए। वो चाहती तो शांत जीवन जी सकते थे, आराम से, जैसे और लोग करते हैं, खाया पिया घर चले जाओ, बस क्या लेना दुनिया से। लेकिन नहीं, उन्होंने एक संघर्ष का रास्ता चुना। सरकारी नौकरी छोड़कर वे पत्रकारिता के उस रेगिस्तान में आ गए जहां पानी भी नहीं मिलता, कदम कदम पर आपको फूंक को पकड़ चलना पड़ता है। ऐसे ही शख्स हैं। उनके जीवन के उन पहलुओं को आपके सामने रखूंगा, या वे खुद भी रखने जा रहे हैं, जो आपने अब तक नहीं सुने होंगे, देखे होंगे। और आप के बारे में, उनके बारे में ये भी बता दूं कि वो दीनामणि और वार्ता जैसे तमिलनाडु के बड़े अखबारों में रहे। इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स नाउ और आर भारत से लेकर बहुत से चैनलों में भी रहे। और वहां आज वो दिखते भी हैं। वो तीनों ये कहेंगे कि प्रिंट मीडिया में भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी और डिजिटल मीडिया में भी छाए रहते हैं। जबकि वे 7 दशक या बसंत वो देख चुके हैं। इस उम्र में भी जब लोग घर में आराम से रहते हैं नाती पोतों के साथ, वे आज भी उसी तरह से सक्रिय है, या मैं कहूँगा उनसे भी सक्रिय है। जो आज की नई पीढ़ी पत्रकारिता में है, उनसे भी बहुत सक्रिय है। और लोगों को या पत्रकारों को, खासतौर पर मैं आज की नई पीढ़ी से ये कहूँगा कि उनको इस तरीके के पत्रकारों के बारे में समझना चाहिए, उनके बारे में जानना चाहिए। सिर्फ वे तमिलनाडु की भाषा या तमिल या अंग्रेजी नहीं जानते, वे संस्कृत जानते हैं, वे हिंदी जानते हैं, वे साउथ की तेलुगु या और भी मलयाली जो भी भाषाएं वो भी जानते हैं। उसी धारा प्रवाह में वे संस्कृत का उनको नॉलेज है जैसे अंग्रेजी का है। तो स्वागत है आपका हमारे हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में, आर राजगोपालन जी। मुझे ये जानना है कि तमिलनाडु में इलेक्शन हो रहे हैं। ये चर्चा हुई कि बड़ी प्रमुख पार्टियों ने एक भी ब्राह्मण को टिकट नहीं दिया। आपका बचपन तमिलनाडु में बीता, पेरियार आंदोलन से भी आपने देखा।
तमिलनाडु से आखिर ऐसा ब्राह्मणों के प्रति ऐसा क्यों हो गया? इसमें अपने पूरी जीवन गाथा को भी जोड़ते हुए हमारे दर्शकों को बताइए कि आखिर स्थिति क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद हरीश बाबू। डॉक्टर हरीश चंद्र लेखा का मैं कम से कम 30 साल से जानता हूँ। पत्रकारिता में हम दोनों इकट्ठा पार्लियामेंट कवर किया था। तब प्यार से हरीश बाबू ने मुझे आदेश दिया था, साहब आप तमिलनाडु को ऊपर व्याख्यान कर दीजिए, जो आप दर्शकों को समझा दीजिए। ये चीज है जी। इसको पहले मैं एक तो चीज बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ। तमिलनाडु में ब्राह्मण का संख्या 3% है। हाँ। आज नहीं है, कल नहीं है, पिछले 100 साल से। इसके 3% से डरे हुए हैं, बाकी 97%। हाँ, yes, पढ़ाई लिखाई है, पढ़ाई लिखाई में आगे है, पॉलिटिक्स में आगे है, एंड जो IAS IPS में आगे है, परिवार में आगे है। गाना गाओ, नहीं तो पाठक हो, स्कूल हो, हेडमास्टर हो, प्रिंसिपल हो, IAS हो, IPS हो, सारा पंडित जी आगे बढ़ते हैं। ये नजर आपको अपर कास्ट लोगों के लिए सोशल जस्टिस करके एक बहम बना दिया 100 साल पहले। हाँ। उसको जस्टिस पार्टी करके एक पार्टी थी जी। हाँ। EV रामास्वामी नायकर का पार्टी था। उनको जो लोग ब्राह्मण को अपर कास्ट को खिलाफ करते थे आंदोलन। हाँ। अभी आपको उदाहरण देना हो तो जैसे लालू प्रसाद यादव, जैसे कांशीराम बाबू, ये लोग उत्तर प्रदेश में बड़ा किया था, उसको बराबर था। हाँ। लेकिन ब्राह्मण्स को दबदबाव सब कुछ लगता, कांग्रेस में साइन करके सब लोग कांग्रेस को समर्थन करते थे। हाँ। फ्रीडम स्ट्रगल में ब्राह्मण्स को पार्ट बहुत है। हाँ, बिल्कुल। ये ऑल ओवर इंडिया में। हाँ। ये ऑल इंडिया 1947 को पहले ब्राह्मण्स को दबदबाव बहुत थी। उसको रखते रखते ये लोग क्या किया है, DMK लोग, पहले DK था, द्रविड़ कड़गम था। हाँ। भगवान को मारो, जो गणपति बप्पा मौर्य बोलोगे उसको ऊपर पत्थर फेंको। हाँ। रामचंद्र मानस कथा आएगा, आग लगा दो उसको। हाँ, रामचरितमानस। हाँ। मर्यादा पुरुषोत्तम राम का टेम्पल हो तो पत्थर मारो। जो भी आ रही, जो ब्राह्मण्स लोग, उनको तिलक उसको चाट दो, जनेऊ उसको काट दो। ऐसे ऐसे करके डराया। इसमें मेरा ग्रैंडफादर TK जगन्नाथाचार्य विद्वान है, वो भी इस आंदोलन में ब्राह्मण को सपोर्ट में उतरा था, EV रामास्वामी नायकर का खिलाफ। मैं कह रहा हूँ 1930 1945 के बीच में मेरा ग्रैंडफादर को अरेस्ट करने का भी नौबत आ गया है। सो मैं किताब में रखा हूं, मैं किताब भी आपको दिखा दूंगा। आप दर्शकों को वो किताब को इमेज फोटो दिखा दीजिएगा जी। लेकिन धीरे धीरे ब्राह्मण के ऊपर ये लोग क्या किया है, नॉन ब्राह्मण से शादी करा दिया। सो ब्राह्मण का पिछले 5 नहीं तो 6 जन्म में जो पीढ़ी है, वो लोग ब्राह्मण नहीं बोलते हैं। वो लोग तो मुसलमान बन गया, क्रिश्चियन बन गया, रेड्डियार बन गया, वन्नियर बन गया, मुदलियार बन गया, थेवर बन गया, मुक्कोत्तर बन गया, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। आखिर में ब्राह्मण से सारा डिस्कनेक्ट हो गया था। जितना लोग पढ़ते थे आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये लोग उत्तर प्रदेश गया है, बिहार में गया है। जितना भी IAS ऑफिसर उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में देखोगे, पूरा का पूरे तमिलनाडु से आया होगा। हाँ। हाँ। ये कि इतना दूर क्यों जा रहा है? मैं जानता हूँ हेमावती बंदन बहुगुणा साहब का एक प्राइवेट सेक्रेटरी था, एक तमिलियन में। मैं 77-78 को बात कर रहा हूँ, 1977 में। हाँ। तो इत्यादि जय कल्याण कृष्णन करके एक साहब उत्तर प्रदेश में चीफ सेक्रेटरी था, R वेंकट नारायणन चीफ सेक्रेटरी था, रामणी चीफ सेक्रेटरी था, लक्ष्मी रतन चीफ सेक्रेटरी था। ये इतना लोग उधर पहुंच गया कैसे? पढ़ाई में आगे है। वो लोग तमिलनाडु छोड़ करके गया। सो तमिलनाडु जैसे कश्मीरी पंडित को भगा दिया है कश्मीर से उग्रवादी ने, ये लोग तमिल पंडित को भगा दिया। इसमें कोई लोग अमेरिका गया, कोई लोग जापान गया, कोई लोग लंदन गया, कोई लोग इधर गया, उधर गया। फाइनली अभी तमिलनाडु में मैं
इतना पीढ़ी क्यों पीछे बोल रहे? मेरा ग्रैंडफादर बड़ा तिलक डाल करके जाते, जैसे हम तिलक लगाते हैं, हाँ तिलक को पकड़ करके मेरा ग्रैंडफादर को मारते थे। तो आजकल कर नहीं पाएंगे क्योंकि सोशल मीडिया है। हाँ अच्छा, ये डीएमके ने हाँ। सरकार का सुप्रीम कोर्ट के सामने सेतु समुद्रम के बारे में, सेतु ब्रिज के बारे में राम इसे मिथ करके एफिडेविट दिया था, याद होगा आपको। हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ यूपीए सरकार में भी इन्होंने दिया था। तो सरकार ने वो राम है नहीं है, हाँ हाँ इतना विरोध है। वो लोग पुतना का समझते नहीं है। हम लोग प्रणाम भी नहीं कर देंगे, हम लोग नमस्ते भी नहीं करेंगे, जरूरत नहीं है। हम तो लोग फिर भगवान नहीं मानते हैं जी। तो आप लोगों ने इतनी तरक्की कैसे की भाई साहब पूरे वर्ल्ड में? तमिल ब्राह्मण, एक बार आपको छोटा किस्सा बताता हूँ। एक बार मैं चेन्नई में साइंस कांग्रेस हुई थी, ये कोई अंग्रेज था, वो नोबेल प्राइज विनर जो होता है, उसने कहा था कि विश्व का जो एक ब्रेन जो सबसे ज्यादा है वो इसी तमिलनाडु में है, और सबसे ज्यादा जो इस इलाके से जो नोबेल प्राइज मिला था उसका तमिल ब्राह्मणों को लेकर ये कहना था। हालांकि उसे ब्राह्मण नहीं कहा, लेकिन नोबेल प्राइज तो उन्हीं को मिला है। आखिर इतनी बढ़िया ब्रेन को ये द्रविड़ के नाम पे, तमिलनाडु के नाम पे, ये सोशल जो रिफॉर्म के नाम पे, इनको क्यों इस जाति को मारने पे लगे हैं आपके यहाँ? आगे छोटे लोग बड़ा नहीं हो पाते थे ना जी। जी जैसे उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण का झगड़ा क्षत्रिय के ऊपर है, ठाकुर के ऊपर है, भूमिहार को सामने है, ऐसी हाँ। स्थिति तमिलनाडु में भी पैदा हुआ था। हाँ सेम सिचुएशन तमिलनाडु में भी थी। हाँ लेकिन उस टाइम की बात यह है, हाँ ब्राह्मण में मिक्स मैरिज कर दो, मुसलमान को लगा दो, नहीं तो क्रिश्चियन को लगा दो, रेड्डियार को लगा दो, नॉन ब्राह्मण्स के ब्राह्मण से निकाल करके उसको दम को कम कर दिया था। सोशल इंजीनियरिंग करके कि ब्राह्मण को निकालना है बस, दैट्स ऑल, बाकी कुछ नहीं है। उसमें ब्राह्मण भी बलिकड़ा बन गया था, स्केपगोट बन गया। जैसे कश्मीरी पंडित को भगा दिया 1990 में, ऐसे इधर भी भगा दिया है। भगा दिया है, जी 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 जी। तो अच्छा, आप अपने बचपन का थोड़ा अपना बताइए, बचपन से यहाँ तक कैसे आप जलिजम पहुंचे, और इसमें तमिलनाडु की, वो आप रहे हैं तमिलनाडु में ना बचपन में संभवतः, वो भी जरा बताइए हमारे दर्शकों को कि आपका कैसे जन्म, कैसे बिल्कुल अपने बारे में। मेरा ग्रैंडफादर, ठीक है, जगन्नाथ आचार्य साहब अभी हमारा बीच नहीं है, उन्होंने मुझे पढ़ाई किया है। आपने ये क्वेश्चन पूछा था, ब्राह्मण को इतना शॉर्ट ब्रेन क्यों होते हैं? उसको मेन कारण है संस्कृत। उनको मेन कारण है विद्वान बन गया था। उसको मेन कारण है टोटली आने वाले दिन में जितना भी वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद है, श्री सूक्तम, पुरुष सूक्तम करके उन्होंने इत्यादि इत्यादि बड़ा कर दिया था। उनके शॉर्ट ब्रेन इसीलिए आए थे। उदाहरण के दौर में संस्कृत का जितना उच्चारण है, प्रोनाउंसिएशन है, वो तमिल को बेटर कोई नहीं बोल सकता है। क्योंकि जो मेरा ग्रैंडफादर मुझे अध्ययन कराया है, मैं पाठशाला में पढ़ा था, गुरुकुल में, लक्ष्मीं श्रीरमुद्र राजतनयां श्रीरंग कामेश्वरीं तासी भूत नमस्ते देवनितां दोकैकदीपांकुरां श्रीमन्मन्दकटाक्षर प्रविभवेन्द्र गंगाधरां त्वां त्रैलोक्य कुटुंबिनीं सरसिजां वंदे मुकुंद प्रियां। ये जो मुझे सिखाया, मैं कम से कम 7 साल गुरुकुल में पढ़ा था। इतना नॉलेज उसी लिए तो आए थे। छोटा उम्र पर मुझे पाठशाला में बिठा दिया, सेकंड थिंग उधर सारा सिखाया। हम लोग ये है स्वयं आचार्य है हम लोग। मेरा ग्रैंडफादर, फादर मुझे आचार्य है। हम लोग दूसरा वर्शिप नहीं करते, लेकिन आजकल सारा इत्यादि हो गया। प्लस खाने पीने में भी रिस्ट्रिक्शन था हरीश। तो प्याज नहीं खाते थे, लहसुन नहीं खाते थे, शुद्ध है। जो जमीन के नीचे मूली, तामसी जो कहते हैं कि तामसी खाना नहीं, वो जो मान लो आलू पोटैटो हम लोग खाते नहीं है। पहले जो मैं चेन्नई में था उस टाइम पर जमीन को नीचे जो भी पदार्थ आते थे, कैरेट थे, बीटरूट थे, वो कुछ नहीं खाते थे हम लोग। मूली खाते थे नहीं, उसमें स्मेल आ रहा। प्लस लहसुन, तो उसी में बापू बुद्धि को शॉर्ट हो गया ना जी। वेजिटेरियन था, एग भी नहीं खाते थे हम। दिल्ली आने के बाद हम एग भी अभी नहीं खाते हैं।
तो फिर आप लेकिन तमिलनाडु से कैसे बाहर की तरफ आए? आपको आना पड़ा या क्या हुआ था? फिर बचपन के बाद आपने मुझे कहा मुझे मेरा हाँ पिताजी राजाजी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी गवर्नर जनरल के साथ कैंप क्लर्क था, पीए के रूप में काम करते थे। जी मेरा पिताजी का नाम है रामभद्रन साहब नाम है। जी वो तिलक डाल करके पीछे बाल करके छुट्टी पे लगते थे। हाँ उन्होंने राजा जी के साथ काम किया, स्वतंत्र पार्टी में जनरल सेक्रेटरी था मेरा पिताजी, उनके साथ काम किया। हाँ राजा जी श्री राजगोपालाचारी फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, हाँ फर्स्ट होम, तमिलनाडु के वो सीएम भी तो थे। हाँ तमिलनाडु के सीएम था। बड़ा कार्यकारी क्रांतिकारी है। जयप्रकाश नारायण को इकट्ठा लेके आने में वो स्वतंत्र पार्टी लगाया, कांग्रेस को खत्म किया है वो राजा जी ने। हाँ उनके स्वतंत्र पार्टी में कम से कम 40 एमपी थे। मैं कह रहे 67, 71, 77 में, 1971 वगैरह में। उस टाइम पर मेरा पिताजी का सौभाग्य ये हुआ था, भानु प्रताप सिंह करके उत्तर प्रदेश में बस्ती के सामने हाँ सोहना गांव है। हाँ वो भानु प्रताप सिंह साहब बड़ा पढ़ा लिखा आदमी है। किसान आंदोलन में जैसे चौधरी चरण सिंह के साथ, जैसे मोरारजी देसाई के साथ, जैसे कर्पूरी ठाकुर, जैसे राम मनोहर लोहिया, जैसे जयप्रकाश नारायण, जैसे जेपी कृपलानी इत्यादि इत्यादि लोगों से मेरा जो पिताजी का संपर्क में था। भानु प्रताप सिंह ने चेन्नई में मीसा में जो इमरजेंसी में कैदी हो गया था, कोयम्बतूर में रखते थे। हाँ रिलीज होने के बाद चेन्नई में हमारा घर में छुपा के रखते थे 2 दिन 3 दिन पुलिस से। उस टाइम पर मेरा पिताजी ने, मैं कॉलेज खत्म करके, स्कूल यूनिवर्सिटी खत्म करके मैं आईएएस का एग्जामिनेशन दिया था। मैंने आईएएस एग्जामिनेशन में फेल हो गया। दूसरा बार लिखा था, उड़नी भानु प्रताप सिंह साहब ने बोला था आप मेरा साथ आ जाओ, मुझे हेल्प करो, मैं दिल्ली में लेकर रखूंगा। मेरा पिताजी ने मैं धक्का दे करके मुझे भिजवा दिया। मैंने एक बक्सा लेकर के, एक पुराने टाइम पर एक तो रेड लेटर बॉक्स थे, याद होगा आपको, रेड लेटर बॉक्स कोने पर है, उसको सेम सामने बैठ करके मैंने कहानी लिख करके मेरा पिताजी के भाई पोस्ट करते थे। उस टाइम पर मोबाइल नहीं था, कुछ नहीं था, चिट्ठी लिखते थे। हाँ मेरा तनख्वाह 425 रुपया देते थे 1977 में। हाँ उस टाइम पर आईएएस में मैं पास हो गया 77 में आईएएस में। हाँ जी जी इनके जो साहब के साथ पढ़ते 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 जो 2 बार फेल हो गया, तीसरा बार पास हो गया। लेकिन इंटरव्यू वही वो कहते हैं, उस इंटरव्यू में फेल हो गया। ओहो हाँ उस टाइम पर उन्होंने ये किया है, जो भी फेल हुआ 77 का पहले एक जो दूसरा था, टोटल 40 लोगों के लिए जो भी फर्स्ट मार्क लिया है आईएएस ने, उसको नीचे हाँ उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट में नौकरी मिलते थे, सेक्शन ऑफिसर, अंडर सेक्रेटरी रूप में। हाँ अलाइड सर्विस। हाँ हाँ 77 के बाद बंद कर दिया वो चीज। हाँ। उसमें मेरा नौकरी मिल गया, डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च में मैं अंडर सेक्रेटरी बन करके पोस्ट हुआ। भानु प्रताप सिंह मंत्री बन गया। हाँ स्वतंत्र पार्टी से चौधरी चरण सिंह के साथ वो था। इमीडिएटली भानु प्रताप सिंह साहब ने बोला मेरा साथ आ जाओ, पीए बन जाओ। मैंने एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी रूप में काम किया था, 3 साल काम किया। मेरा पिताजी ने बोला कांग्रेस सरकार आ गया 1980 में, आप नौकरी छोड़ करके चेन्नई वापस आ जाओ। उस टाइम पर हमारा एक दोस्त था मेरा पिताजी का, दिनमणि करके एक तमिल पेपर था, अभी भी है। उसमें एन पार्थसारथी करके एक एडिटर था, हमारा बड़ा जान पहचान है, बड़ा कविता लिखते थे। पत्रकारिता में बड़ा तमिल में पकड़ था, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी का पकड़ है, जैसे अमिताभ बच्चन का पिताजी जो तमिल हिंदी लिखते थे, ऐसे ना पार्थसारथी। उन्होंने मुझे दिन में निकल दिल्ली रिपोर्टर बन दिया 425 रुपया तनख्वाह में। पर ये बताइए आपके पिताजी क्यों नौकरी छुड़वाने के लिए बोल रहे थे कि कांग्रेस सरकार आ गई? नहीं, वो अभी आईएएस में दम नहीं है आगे से। ओके, आपने प्राइवेट सेक्टर को आगे करना है, हमारा स्वतंत्र पार्टी का ये है, आप संघर्ष करो। आईएएस में बैठ करके आप ये ऊंचा नहीं कर पाओगे। पत्रकारिता में भी रहो, क्योंकि मेरा ग्रैंडफादर फादर पत्रकारिता में
100 साल से हमारा परिवार पत्रकारिता में है। ओ मेरा ग्रैंडफादर एक पत्रकार रहते थे, धार्मिक हिंदू करके, मैं उसको भिजवा दूंगा, आप दर्शकों को दिखा दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ, जो छपने के नाम है आपके जीवन के वो पहलू सामने आ रहे हैं जो मुझे लगता नहीं किसी चैनल में ये चीजें आई हैं। मेहरबानी हरीश चंद्र। छोटी छोटी चीजें बातें तो मैंने सुनी है कि आईएएस वाला हल्का सुना था एक दिन मैंने किसी चैनल में, तो मैंने उसी दिन ठान लिया था मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन ये आपने जी आगे। जो मेरा साथ एग्जामिनेशन में पास हुआ था, वो लोग आज रिटायर भी हो गया। थ्रू आपने जितना भी दर्शकों है, पत्रकारिता में सच्चाई है, पत्रकारिता में हरीश हम दोनों बहुत साल एकदम पैदल गया है, बस में गया है, ट्रेन में गया, हवाई जहाज में गया है, लेकिन पत्रकारिता का मुझे इतना बढ़ाया है। सब लोगों को, राजनीतिक लोगों को, ऑफिसर्स को, मैंने पत्रकारिता किसी को मैंने ब्लैकआउट नहीं की, अंधेरे में नहीं रखा, जो भी रखा है। लेकिन ये सारे की सारी आपको यूट्यूब चैनल में बोलने में, आने वाले पीढ़ी, पत्रकारिता पीढ़ी के लिए हरीश लकेड़ा, राजगोपाल का उदाहरण लेकर के आप लोग बड़े बढ़ना चाहिए। छोटा लोगों के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, पत्रकारिता का जिंदा रखने के लिए हरीश को पाद पकड़ लीजिए, मेरा पाद पकड़ लीजिए करके मैं नमस्ते करते हैं। नमस्ते भाई, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब जल्दी ही हम नए वीडियो में चैनल उसमें सीरीज में मिलेंगे। तो आप सभी से अनुरोध है कि आपके सामने जो भी रखा गया है, एक ऐसे पत्रकार जो दिल्ली में आज भी चमकते हैं। जिस समय लोग घरों में अपने नाती पोतों के साथ बैठ गए, समाज से उनका कोई लेना देना नहीं है, आपको राजगोपालन जी से सीखना चाहिए कि समाज के लिए आज भी आप किसी तरीके से आप सक्रिय रह सकते हैं। तो हम जल्दी ही मिलेंगे नए एपिसोड में। वीडियो को शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। जल्दी आऊंगा, तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।